हेलो दोस्तों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत की कृषि के बारे में। कृषि क्या होती है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया मतलब वो आर्थिक क्रिया जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि कृषि का काम, खनन का काम या वानिकी का काम। तो कृषि भी चूंकि सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। कृषि की ये जो क्रिया है वो भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। आज भी करीब 50% रोजगार कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों से ही आते हैं। वहीं अगर विदेशी मुद्रा अर्जन की बात की जाए तो कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्र एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में। इन्हीं सब कारणों की वजह से कृषि को देश की आधारशिला भी कहा जाता है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि रोजगार का एक प्रमुख साधन है। करीब 50% जनसंख्या कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर ही रोजगार के लिए डिपेंडेंट है। विदेशी मुद्रा अर्जन में भी कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है और इन्हीं सब कारणों की वजह से कृषि को देश की आधारशिला भी कहा जाता है। जब हम कृषि का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मुख्य रूप से जो पिक्चर बनती है वो होती है फसल उत्पादन की। लेकिन कृषि का काम सिर्फ फसल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पशुपालन, मछली पालन, रेशम कीटों का पालन, फलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन और वानिकी भी आता है। तो इन सारे क्षेत्रों का मिला जुला रूप ही कहलाता है कृषि। अब हम देखते हैं कि भारत में फसलों को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। फसलों को बांटने के दो तरीके हैं, एक तो ऋतु के अनुसार और दूसरा उन फसलों के उत्पादन करने के उद्देश्य के आधार पर। तो पहले हम देखते हैं कि भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर किस प्रकार से बांटा जा सकता है। भारत में फसलों को 3 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। पहली है रबी, दूसरी है जायद और तीसरी है खरीफ। रबी की फसलें कौन सी होती है? वो सारी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अगले साल मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, वो रबी फसलों में आएगी। दूसरी है जायद फसलें। जायद फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट दी जाती है। और तीसरी फसल है खरीफ की फसल। वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सारी रबी की फसलें हैं। जायद में सारी जल वाली या पानी वाली फसलें आएगी, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और बहुत सारी सब्जियां। और तीसरी है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में वो फसलें आएंगी जो हम सर्दियों में खाते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। इसके अलावा भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल यानी कि चावल भी खरीफ की फसल कहलाती है। अब इन फसलों को हम याद कैसे करेंगे वो तरीका देख लेते हैं। तो ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है आपकी रबी, दूसरी है जायद और तीसरी है खरीफ। तो रबी, जायद और खरीफ की फसलों को याद कैसे रखना है? रबी, जायद और खरीफ। सबसे पहले इनके महीने देख लेते हैं। तो रबी 10-3 यानी कि 10वें महीने में बोई जाती है और तीसरे महीने में काट दी जाती है। 10वां महीना मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अगले साल मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। जायद की फसल तीसरे महीने में बोई जाती है और छठे महीने में काट दी जाती है, यानी कि मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट दी जाती है। तीसरी है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल छठे महीने में बोई जाती है और 10वें महीने में काट दी जाती है, यानी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। तो 10, 3, 3, 6, 6 और वापस 10। इस प्रकार से आप रबी, जायद, खरीफ की महीनों को याद कर सकते हो। इनकी फसलों को कैसे याद करोगे? सबसे पहले जायद को उठाना है, बीच वाली फसल को उठाना है। जायद में शुरुआत में क्या है? ज से जल। तो जल वाली फसलें जायद में आएगी, मतलब कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और सब्जियां। फिर उठाओ आप खरीफ की फसल।
अब खरीफ की फसल कौन सी है? जो सर्दियों में हम खाते हैं। चूंकि खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में काट दी जाएगी तो फिर हम नवंबर और दिसंबर से खाने लग जाएंगे। तो कौन कौन सी फसलें आएंगी जो हम सर्दियों में खाते हैं? सर्दियों में हम कौन कौन सी फसलें खाते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली। इसके अलावा भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल भी इसके अंतर्गत ही आती है। तो चावल का नंबर खरीफ की फसल में आएगा। लास्ट बचा रबी की फसल। तो रबी की फसल में बाकी जो फसलें बची जैसे कि गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, ये सारी फसलें आएगी। तो गेहूं की फसल रबी में आती है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि गेहूं और चावल अलग अलग ऋतु की फसल है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूछेगा रबी की फसल कौन सी है, तो गेहूं और चावल जिस ऑप्शन में एक साथ दिखे वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऋतु की फसल है। चाहे किसी भी ऋतु का क्वेश्चन आ जाए, जिस ऑप्शन में गेहूं और चावल एक साथ दिखे वो ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं लेकिन इनकी ऋतुएं अलग अलग है। तो ये थी ऋतु के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि उत्पादन का उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जैसे कि उद्देश्य के आधार पर आप 4 भागों में फसलों को बांट सकते हो। पहली है खाद्य फसलें, नकदी फसलें, रोपण फसलें और लास्ट में है बागवानी फसलें। खाद्य फसलें देखते हैं, नाम से ही जाहिर होता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि खाने की आपूर्ति पूरी करना। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। दूसरी है नकदी फसलें। नाम से पता चल रहा है कि इसका उद्देश्य है नकद कमाना यानी लाभ कमाना। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, ये सारी फसलें नकदी फसलों में आएगी। तीसरी है रोपण फसलें। नकदी फसलों की तरह ही रोपण फसलों का मेन उद्देश्य भी होता है लाभ कमाना, लेकिन रोपण फसलें बहुत लंबे समय तक चलने वाली फसलें हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। यूं कहें एक तरह से ये उद्योग के तौर पर इसमें काम होता है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? बहुत अलग तरीके की फसलें आएंगी, जैसे कि चाय, कॉफी, नारियल, रबर और मसाला, ये सारी फसलें आएगी। तो नकदी और रोपण दोनों का ही उद्देश्य है मुनाफा कमाना, लेकिन नकदी कम समय वाली फसलें हैं, वहीं रोपण फसलें जो है वो ज्यादा समय की फसलें हैं। बड़े बड़े इसमें खेत होते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं, एक तरह से इसमें उद्योग की तरह काम होता है। चौथे प्रकार की फसलें हैं बागवानी फसलें, जिसमें मुख्य रूप से फलों का उत्पादन किया जाता है। सेब, आम, केला, अंगूर आदि ये सारी फसलें बागवानी फसलें में आएंगी। अब हम देखेंगे भारत की कुछ 15 इंपॉर्टेंट फसलों के बारे में। तो इन इंपॉर्टेंट 15 फसलों के बारे में हमें क्या क्या जानना होता है? एक तो इनको उगाने के लिए किस प्रकार की अनुकूल कंडीशन चाहिए, किस प्रकार की जलवायु चाहिए, वर्षा कैसी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। और दूसरी हम बात करेंगे उत्पादन के बारे में, यानी कि भारत में कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, प्लस भारत का विश्व में उस फसल के उत्पादन में कौन सा नंबर है। तो एक एक करके जब हम फसलों को लेंगे तब ये 2 बात तो करेंगे ही करेंगे कि भारत में कौन सा राज्य किस फसल में अग्रणी स्थान पर है और भारत का पूरे विश्व में किसी फसल में कौन सा नंबर है। और जो उत्पादन की अनुकूल दशाओं के बारे में बात है कि जलवायु, तापमान, वर्षा और मिट्टी क्या चाहिए, वो हम लास्ट में एक टेबल रूप में देख लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन न हो। तो एक एक करके फसलों को हम लेते हैं। सबसे पहले फसल लेते हैं चावल, जिसे धान भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में यह सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, लेकिन कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, जो कि दक्षिण भारत में 2 नदियों का डेल्टा क्षेत्र है, वो भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में चावल उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। लेकिन क्वेश्चन ये आए
कि भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। यदि पूरे विश्व में भारत की बात करें कि चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर है, तो भारत का नंबर है 2 और 1 नंबर पे है चीन। चीन पूरे विश्व में चावल उत्पादन में नंबर 1 है। अब कुछ किस्में हैं जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि ये किस्में किस फसल से रिलेटेड है। तो चावल से रिलेटेड कुछ किस्में हैं जैसे कि जया, जमुना, पद्मा, चाक, कृष्णा, गोल्डन राइस और एक अलग सा नाम है सीआर धान 3151। तो ये सारी क्या चीजें हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चाक क्या है तो जवाब क्या होगा, ये चावल की एक किस्म है। दूसरी फसल देखते हैं गेहूं। चावल के बाद ये भारत का सबसे दूसरा प्रमुख अनाज है। विश्व में यदि गेहूं उत्पादन में भारत की बात की जाए तो भारत 2 नंबर पे है और चीन चावल के साथ साथ गेहूं में भी नंबर 1 है। जो सर्दियों में बारिश होती है जिसे हम मावट कहते हैं, वो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, गेहूं की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। यदि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य की बात की जाए तो नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का। जैसे हमने चावल की कुछ किस्में देखी, वैसे गेहूं की भी कुछ किस्में हैं जैसे कि सोनालिका, गिरिजा, अर्जुन, मालवीय 12, HD 3298 और DDW 48। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये गेहूं की कुछ उन्नत किस्में हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अर्जुन क्या है, चावल है, गेहूं है, गन्ना है या कपास है, तो अर्जुन गेहूं की एक किस्म है। तीसरी फसल देखते हैं ज्वार। ज्वार ऐसी फसल है जो कि रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में होती है। इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट फसल है अपनी बाजरा। बाजरा भी ज्वार की तरह पोषक तत्वों से भरपूर होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही यह सूखा प्रतिरोधी फसल है, मतलब यदि मिट्टी सूखी हो, जलवायु भी सूखा हो, ज्यादा बारिश न हो, तो उन क्षेत्रों में भी बाजरा आराम से उग सकता है। इसीलिए राजस्थान बाजरा उत्पादन में नंबर 1 राज्य है पूरे भारत में। नेक्स्ट फसल है मक्का। मक्का जो है वो मुख्यतया भारत की फसल नहीं है, बल्कि 17वीं शताब्दी में जो ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, वो भारत में लेके आए थे मक्का। मक्का का उपयोग स्टार्च और ग्लूकोज बनाने में होता है। एक तरह से यूं कह दो कि मिठास वाले पदार्थ बनाने में मक्का का यूज होता है। मक्का भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, इन तीनों को सम्मिलित रूप से मोटा अनाज कहते हैं। चूंकि ये तीनों ही फसलें सूखा प्रतिरोधी है, मतलब सूखा क्षेत्रों में भी आराम से उग सकती है, साथ ही ये सस्ती मिलती है और इनमें पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। तो इन सब क्वालिटी को देखते हुए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 के साल को, यानी कि ये वाला साल 2023 वाले साल को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किस साल को घोषित किया गया है, तो 2023 को किया गया है। नेक्स्ट फसल हम देखते हैं दलहन या दालें। तो दालों के उत्पादन में और दालों को खाने में, उपभोग करने में, दोनों में ही भारत का नंबर 1 है। यह एक फलीदार फसल होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी एक स्पेशल बात होती है कि यह हवा से, वायु से नाइट्रोजन को संचित कर सकती है, हवा से नाइट्रोजन ले सकती है। इसीलिए जहां जहां पर दालों की फसल लगाई जाती है वहां पर दालें, मतलब फसल खुद मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सी फसल है जो कि वायु से नाइट्रोजन कर सकती है और मृदा को
उपजाऊ बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, तो उत्तर होगा दलहन। भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में दालें पैदा की जाती है। जैसे कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, उसी प्रकार 2016 को यानी कि आज से 7 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था 2016 को। नेक्स्ट फसल देखते हैं कपास। कपास मतलब कि रुई। यह एक रेशेदार फसल है, रेशा बनता है और अल्टीमेटली इससे कपड़ा बनता है। इससे महाराष्ट्र में सफेद सोना कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है गुजरात में। अगर पूरे विश्व में बात की जाए कपास उत्पादन की, तो अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत का नंबर 3 लगता है, 2 नंबर पे चीन है। भारत में यदि जीएम फसलें यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी विशेष प्रकार के जीवाणु से फसलों को बचाने के लिए उसका जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया जाता है, जिसे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली फसलें कहते हैं। तो भारत में सिर्फ कपास ही एक ऐसी जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल है जिसका नाम है बीटी कॉटन, और उसी को ही उत्पादन करने की परमिशन दी हुई है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड की हुई किसी भी फसल को उत्पादन करने की अनुमति नहीं है भारत में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में भारत में कौन सी फसल की अनुमति दी गई है, तो वो होगा कपास। और कपास में भी कौन सा कपास? बीटी कॉटन, बीटी कपास। नेक्स्ट बात करते हैं जूट की। कपास की तरह ही जूट भी एक रेशेदार फसल है, इससे भी धागा बनाया जाता है और इसके रंग को देखते हुए और इसके उपयोगिता को देखते हुए इसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में और पूरे विश्व में जूट उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। पूरे विश्व में जितना भी जूट उत्पादन होता है, अकेले 60% भारत में उत्पादित होता है। आजादी से पहले करीब 100% भारत में ही होता था, लेकिन चूंकि आजादी के दौरान भारत के 2 टुकड़े हो गए थे, भारत के 2 हिस्से हो गए थे, भारत और पाकिस्तान का 1971 में एक हिस्सा हो गया था बांग्लादेश। इसीलिए अब भारत में केवल 60% ही उत्पादित होता है। पहले ये 100%, लगभग 100% होता था बंटवारे से पहले। नेक्स्ट फसल है अपना गन्ना। तो गन्ना चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदा होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला भी कहा जाता है, चूंकि गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। भारत में यदि सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग देखा जाए कि किस फसल के लिए होता है, तो वो होता है गन्ना। इसीलिए आपने अखबारों में सुना होगा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सरकारें जोर देती है कि आप लोग गन्ना ज्यादा पैदा मत करो। हालांकि गन्ना ज्यादा पैदा करने से किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होता है, लेकिन गन्ने की फसल में चूंकि पानी बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए धीरे धीरे भूजल स्तर यानी कि भूमि के अंदर जो पानी होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, वहां पर पानी की कमी है, लेकिन फिर भी वहां पर किसान लोग लाभ के लिए गन्ने की खेती करते हैं। तो इसलिए सरकारों द्वारा और अन्य बॉडीज द्वारा यह कहा जाता है कि आप गन्ने की जगह ऐसी फसल लगाओ जहां पर पानी कम लगे और लाभ भी उतना ही हो। अगर प्रति हेक्टेयर उपज की बात की जाए भारत में ही, भाई अगर टोटल उत्पादन की बात करोगे तो उत्तर भारत में ज्यादा होगा, लेकिन प्रति इकाई, प्रति हेक्टेयर उपज की बात की जाए तो दक्षिण भारत में उत्तर भारत से ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। क्योंकि गन्ने की एक खासियत होती है कि जहां पर आर्द्रता या नमी ज्यादा होगी वहां पर उसका उत्पादकता ज्यादा होगी। क्योंकि दक्षिण भारत में नमी या आर्द्रता ज्यादा है समुद्र से घिरे होने के कारण, इसलिए वहां पे प्रति हेक्टेयर उपज दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है, तो उत्तर प्रदेश में, और यह कहा जाए कि प्रति इकाई या प्रति हेक्टेयर उपज कहां ज्यादा होती है, तो दक्षिण भारत में होती है।
चूंकि वहां पर आर्द्रता ज्यादा है। नेक्स्ट फसल है तंबाकू। तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी, मतलब तंबाकू भारत की ओरिजिनल फसल, नेटिव फसल नहीं है, बल्कि पुर्तगाली लाए थे 16वीं शताब्दी में। इस तंबाकू का उपयोग यूं तो मेडिकल में और धूम्रपान करने के काम आता है, लेकिन इसके तने का उपयोग पोटास उर्वरक बनाने में काम आता है, जो कि भूमि की उर्वरता बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है और पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान तंबाकू उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। चीन तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट फसल है अपनी चाय। चाय हालांकि भारत में पहले भी होती थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसकी वाणिज्यिक खेती करना शुरू किया, यानी कि बड़े स्तर पर लाभ कमाने के लिए इसकी खेती शुरू की। चाय की खेती के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दशा है, जैसे कि साल भर सुवितरित वर्षा होनी चाहिए, एक जैसी बारिश होनी चाहिए उन क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। साथ ही एक अच्छा पहाड़ी ढाल होना चाहिए, न तो मैदानी क्षेत्र और न ही तीखा ढाल, बल्कि एक मीडियम ढाल होता है, वहां पर बहुत ज्यादा खेती चाय की होती है। इसीलिए असम में भारत में सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है और पूरे विश्व में यदि चाय उत्पादन की बात की जाए तो भारत 2 नंबर पर है और चीन का नंबर 1 है। नेक्स्ट फसल है अपनी कॉफी। तो कॉफी में चूंकि कैफीन और टैनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, चाय से भी ज्यादा होती है, तो जब भी आप चाय कॉफी का सेवन करते हो आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा एक्टिव होने लगता है और नींद एकदम से खुल जाती है। तो चाय और कॉफी दोनों में कैफीन और टैनिन की मात्रा होती है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। कॉफी सबसे ज्यादा दक्षिण भारत का जो राज्य है कर्नाटक, वहां पे होती है। नेक्स्ट फसल है अपनी रबड़। तो रबड़ भी पेड़ के दूध से ही प्राप्त होती है और इसका प्रोसेसिंग करके फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि टायर बनाया जाता है। रबड़ एक फसल है जो कि पेड़ के दूध से प्राप्त होती है। भारत में जितना भी रबड़ उत्पादित होता है उसका 90% अकेला केरल करता है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन कहां होता है? केरल में होता है। नेक्स्ट है अपना नारियल। तो विश्व में यदि नारियल उत्पादन में देखा जाए तो भारत 3 नंबर पे आएगा और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, जिसमें इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वो नारियल के मामले में अग्रणी देश है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? वहीं जहां पर कॉफी होती है, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट है अपनी मसाले। मसाले में कौन कौन सी चीजें आती है जो हमारे रसोई में बहुत ज्यादा पाई जाती है? लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है और यहां पर कई प्रकार के मसाले मिलते हैं, इसलिए केरल को मसालों का बागान भी कहा जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट 15 फसलों के बारे में कि भारत में सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है और विश्व में भारत का कौन सा नंबर है। अब हम टेबल फॉर्म में ये चीजें देख लेते हैं कि इन फसलों के लिए क्या क्या अनुकूल कंडीशन रहने वाली है। सबसे पहले हम चावल के बारे में देखते हैं। चावल को तापमान चाहिए, ठीक ठाक तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा बहुत अच्छी चाहिए 150 सेंटीमीटर। चावल के उत्पादन में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमने देख लिया है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। मिट्टी इसको दोमट मिट्टी चाहिए। दोमट मिट्टी मतलब कि जो नदियों द्वारा लाई गई, नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी होती है, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। तो चावल के लिए तापमान ठीक ठाक चाहिए, बारिश बहुत अच्छी चाहिए, पश्चिम बंगाल नंबर 1 है ही, और मिट्टी चिकनी या दोमट मिट्टी चाहिए। तो इसी प्रकार हमें अलग अलग फसलों के बारे में यह कंडीशन देखनी है। अब हम इसको याद कर पाए ना पाए, लेकिन एक चीज देख लें कि कुछ फसलें हैं जिनको तापमान थोड़ा कम चाहिए, या यूं कहे कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए, बाकी सबको 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान ही चाहिए। तो हम 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाली फसलों को देख लेते हैं। जैसे कि पहली फसल है अपनी गेहूं।
तो गेहूं के लिए तापमान कितना चाहिए? 10 से 20 डिग्री चाहिए। इसके अलावा आपको 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाली फसलें जो मिलेगी, एक तो है तंबाकू जिसका न्यूनतम तापमान 15 है, लेकिन हालांकि अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी ये 15 तक में भी उग जाती है। इसके अलावा कॉफी को तापमान चाहिए 16 से 28। तो ये 3 फसलें हैं, कौन सी? गेहूं, तंबाकू और कॉफी, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में भी उग जाती है। इसके अलावा सभी फसलों को 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान ही चाहिए। तो इस प्रकार आप चीजें याद कर सकते हो। दूसरा है बारिश के बारे में। तो बारिश सभी फसलों को 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, कुछ फसलों को छोड़कर। तो हम उन कुछ फसलों को याद कर लेते हैं जिनको बारिश 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए। कौन कौन सी है? एक तो गेहूं को 80 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश चाहिए। ज्वार सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं, इनको तो 30 से 65 सेंटीमीटर बारिश ही चाहिए। इसके अलावा बाजरा भी सूखा प्रतिरोधी है, 40 से 50। मक्का भी सूखा प्रतिरोधी है, मोटा अनाज है, 50 से 100। कपास 50 से 75। इसके अलावा आपका तंबाकू को 50 से 100 चाहिए। इसके अलावा सभी फसलों को 100 सेंटीमीटर से ज्यादा ही बारिश चाहिए। इसमें रबड़ को तो बहुत ज्यादा 250 से 300 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। इसीलिए केरल में ही लगभग 90% रबड़ हो जाता है। तो आप इस टेबल को याद कैसे करेंगे? देखो, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र तो हमने देख लिए हैं, हर फसल के अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, बाजरा राजस्थान में ज्यादा होता है, कपास गुजरात में, कॉफी में नंबर 1 कौन है? कर्नाटक, रबड़ में केरल हो गया, तंबाकू में आंध्र प्रदेश हो गया, जूट में वापस पश्चिम बंगाल हो गया, चाय में कौन है? असम है। तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को आप सारी फसलों के लिए एक साथ याद कर लो। उसके अलावा तापमान और बारिश में, तापमान उन फसलों के लिए याद कर लो जिनके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम लगता है, जैसे कि आपका गेहूं, तंबाकू और कॉफी। और बारिश में जिन फसलों को 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए उनको याद कर लो, जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसके अलावा तंबाकू, कपास। तो ये सारी फसलें जो हैं उनको 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए। तो इस प्रकार आप शॉर्टकट बना के इस टेबल को याद कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कृषि से जुड़ी बाकी बातें हम इसके दूसरे भाग में करेंगे। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।